नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल में 7वां पाठ यात्रा वृत्तांत तिब्बत के पथ पर। तो हिंदी यात्रा वृत्तांत के विकास में राहुल संस्कृतन का स्थान निर्धारित कीजिए। तो हिंदी में जो यात्रा वृत्तांत लिखे जाते तो उसमें राहुल संस्कृतन ने इस विकास में बहुत योगदान दिया है। तो इसका प्रश्न का उत्तर ये है, हिंदी यात्रा वृत्तांत के विकास में राहुल संस्कृतन का स्थान। तो हिंदी में यात्रा वृत्तांतों का आरंभ अन्य आधुनिक गद्य विधाएं जैसे नाटक निबंध लिखे जाने लग गए थे भारतेंदु युग से। तो अन्य गद्य विद्याओं की तरह भारतेंदु युग से ही हुआ था, किंतु उससे पूर्व भी कुछ वृत्तांतों का उल्लेख मिलता है। ये सभी हस्तलिखित रूप में प्राप्त हैं। भारतेंदु काल में लिखे गए अधिकांश यात्रा वृत्तांत उस समय के पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। स्वयं भारतेंदु ने 5 यात्रा संबंधी निबंध लिखे, जैसे सरयू पार की यात्रा, बेदवानल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, वैद्यनाथ की यात्रा। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिकाओं में जैसे कतिनी नाहन गया यात्रा का वर्णन किया है। तो आगे प्रकाशित पुस्तकार रूप में सबसे पहला यात्रा वृत्तांत था लंदन यात्रा, पुस्तक के रूप में मिला है, जो सन 1883 में ओरिएंटल प्रेस लाहौर से प्रकाशित हुई थी। इसके पश्चात भगवान दास ने लंदन की यात्रा की थी, उसका वर्णन है। और दामोदर शास्त्री ने मेरी पूर्व दिग यात्रा, और तोताराम ने मेरी केदारनाथ यात्रा 1890 में प्रकाशित हुई है। इस युग का सबसे महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत श्री देवकी प्रसाद खत्री का रामेश्वर यात्रा है, जिसमें साहित्यिक शैली में खत्री जी ने प्रयाग, चित्रकूट, द्वारका, रामेश्वर समेत 12 यात्राओं का वर्णन किया है। और सन 1900 ईस्वी के बाद अनेक पत्र पत्रिकाओं में यात्रा संबंधी विवरण लगातार प्रकाशित हुए हैं। इनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका का विशेष योगदान है, क्योंकि वे विषय की विविधता के लिए यात्रा वृत्तांतों के प्रकाशन को बढ़ावा देते थे। और इस समय यात्रा वृत्तांत लेखकों ने स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी के अलावा श्रीधर पाठक, लक्ष्मी शंकर मिश्र, हरिस्वरूप शास्त्री और ठाकुर गदाधर सिंह और रमाशंकर शुक्र व्यास और स्वामी सत्यदेव परिव्राजक आदि के नाम प्रमुख हैं। और इस काल में, परवर्ती काल में यात्रा वृत्तांतों के लेखन में तेजी से विकास हुआ है। अब यात्रा वृत्तांत का विवरण की सीमा को लांघकर रचनात्मक अनुभव की विशिष्ट शैली और भाषिक सौंदर्य से युक्त होकर लिखे जाने लगे हैं। और ऐसे यात्रा वृत्तांत लेखकों में अज्ञे, निर्मल वर्मा, यशपाल, सानी, मंगलेश्वर डबलाल आदि का नाम उल्लेखनीय है। तो इस प्रकार हिंदी यात्रा वृत्तांतों की एक अच्छी खासी समृद्ध परंपरा बन गई है, जिसमें नई पुराने सभी लेखकों ने अपना योगदान दिया है। तो ये सभी यात्रा वृत्तांत प्रयोजन, विषय, शैली की दृष्टि से वैविध्यपूर्ण है। तो अगला है महापंडित राहुल संस्कृतन की ख्याति। महापंडित की उपाधि दी गई थी उसको। उपाधि से विख्यात हिंदी की सभी विद्याओं में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले राहुल संस्कृतन का हिंदी यात्रा वृत्तांत लेखन के क्षेत्र में सर्वोपरि योगदान है। देश विदेश की भाषा, संस्कृति, साहित्य और मानव समाज की वास्तविकता के प्रति अदम्य और अटूट जिज्ञासा ने उन्हें एक सत यात्री बना दिया था। इसी जिज्ञासा ने उन्होंने जीवन के अंतिम समय में शारीरिक व्याधियां, यात्राओं की कठिनाइयों के रहते हुए भी यात्री बनाए रखा है। और मृत्युशैया पर पड़े होने के समय भी उनकी भाषा यात्राओं की योजना तैयार पड़ी थी। तो इस प्रकार उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं बहुत सारे। तो इनमें इससे समझा जाता है कि राहुल जी में घुमकड़ी की
यानी कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के प्रति कैसा आकर्षक था। यही नहीं, घुमक्कड़ी से प्राप्त हुए अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अनेक यात्रा ग्रंथों की रचना ही नहीं की, बल्कि यात्रा के प्रति लोगों को आकर्षक पैदा करने और उनमें गुर सिखाने के लिए घुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक ही लिख दी। इसमें यात्रा का उपोदय, तैयारी, प्रक्रिया, ध्यान देने योग्य बातें यानी कि यात्रा का पूरा सिद्धांत और व्यवहार शास्त्र है। इसके अतिरिक्त जो यात्रा साहित्य उन्होंने लिखा है वह इस प्रकार है, जैसे तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में राहुल यात्रावली, रूस में 25 मास, हिमालय परिचय और गढ़वाल परिचय। तो वस्तुतः यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल संस्कृतन का स्थान अनंतम स्थान है। वे पक्के घुमक्कड़ थे और उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग घूमने फिरने में व्यतीत हुआ है। इसी कारण वे हिंदी यात्रा वृत्तांत साहित्य को नई दिशा और दशा प्रदान करने में सफल रहे हैं। वे यात्रा वृत्तांत साहित्य में वही स्थान रखते हैं जो उपन्यास में प्रेमचंद और नाटक साहित्य में प्रसाद जी रखते हैं। जो इस प्रकार और लघु प्रश्न है, यल्मो लोग कौन थे और लेखक ने उनकी क्या सांस्कृतिक विशेषता बताई है। तो यल्मो लोग सर्बा भोटिया जाति की एक शाखा है। सर्बा का अर्थ है पूर्व वाला। ये लोग काठमांडू से दार्जिलिंग तक फैले हुए हैं। लेखक तिब्बत के पथ पर जब तात पानी जा रहा था तब विशाल काय वृक्षों से होता हुआ ऊपर के जिन गांवों से गुजरा, वहां ये लोग रहते थे और इनके गांव में सफेद ध्वजाएं फहरा रही थी। ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसीलिए इनके गांव के पास रास्ते में मानी जैसे हमारे मंदिर होता है उसी प्रकार इनके मानी का होना अनिवार्य था। मानियों को दाहिने ओर रास्ता बहुत साफ बनाया गया था। बौद्ध यात्री सदा उन मानियों को दाहिने रखकर परिक्रमा करते थे और इस प्रकार चारों ओर की परिक्रमा नहीं होती तो भी इनकी लंबी परिक्रमा हो जाती है। भविष्य की यात्राओं से परिक्रमा पूरी हो जाती है और आदमी महापुण्य का अधिकारी हो जाता है। लेखक को यल्मो के एक गांव में तो मानी की दीवारों में पत्थरों पर खुदी हुई तस्वीरों पर ताजा रंग भी लगा हुआ दिखाई दिया है। और यल्मो लोगों में लांबा धर्म बहुत ही जागृत है। वे खाने पीने में भी बहुत शौकीन है। अगला प्रश्न है, तिब्बत के पथ पर यात्रा वृत्तांत के आधार पर लेखक के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं बताइए। तो तिब्बत के पथ पर यात्रा वृत्तांत लेखक की व्यक्तिगत 2 विशेषताएं हैं। पहला है घुमक्कड़, घूमने वाला। लेखक के अंदर घूमने का जुनून है। वह अपने इस जुनून के कारण ही तिब्बत की यात्रा करना चाहता है। हालांकि जानता है कि भारतीयों के लिए तिब्बत की यात्रा करना प्रतिबंध कर रखा है वहां जाना, क्योंकि चाइना में है। तिब्बत अपनी इसी जुनून को पूरा करने के लिए बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके गैर कानूनी रूप से तिब्बत में प्रवेश करता है। दूसरा है खाने का शौक। लेखक को न केवल घूमने का शौक है अपितु खाने पीने का भी शौक है। उसे खाने में दूध, दही, लस्सी, मक्खन आदि बड़े अच्छे लगते हैं। यात्रा के दौरान उसके अन्य साथी तुप्पा सत खा करके अपना काम चला लेते हैं, परंतु वह अपने लिए भात बनवाता है, जंगली साग, भुनी हुई मछलियां का झोल खाता है
अंडे और मांस भी खाता है। हमने 40-50 अंडे खरीदे और रात को सबने उन्हें चट कर दिया। नीचे तो मुझे इन चीजों से कुछ सरोकार न था, किंतु मैंने इस यात्रा में मांस का भी प्रेत छोड़ दिया था। लड़कपन में तो इसका अभ्यास था ही, इसीलिए घृणा की कोई बात नहीं थी। तो इस प्रकार खाने पीने का शौकीन था और घुमक्कड़ जुनून था घूमने का। अगला एक और प्रश्न है। लेखक नेपाल की सीमांत चौकी पार करते समय क्यों डरा था और उसने वह चौकी कैसे पार की? तो जिन दिनों लेखक ने तिब्बत की यात्रा की, उन दिनों भारतीयों का तिब्बत में प्रवेश गैर कानूनी था। नेपाल की सीमा माने लास्ट चौकी, जो तातपानी नामक स्थान पर थी, को पार करके लेखक को तिब्बत में प्रवेश करना था। वहां बहुत से फौजी थे, नेपाल के फौजी थे। लेखक को डर था कि कहीं फौजी उसे पकड़ न ले, लेकिन उस पर तिब्बत की यात्रा करने का जुनून सवार था। अतः वह बौद्ध भिक्षु का वेश बनाया था और डुकमा लांबा के दल में सवार होकर के वहां पहुंच गया था। वहां दल के यात्रियों ने अपने आप को करोड़ के अवतारी लांबा का चेला बताया था, और यह सुनकर सूबेदार ने उन सबके नाम पते लिखना आरंभ कर दिया। और यह देखकर लेखक बहुत डर गया था, परंतु उसके एक साथी रिचेन ने उसका नाम खुन्नू छब्बड़ बताया। सूबेदार ने भी आपत्ति नहीं की। इस प्रकार उसने नेपाल की सीमांत चौकी को पार कर लिया। तो यहाँ पर इसके प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।